सीजी तो तुम लोग कर ही लेगा, इजी है वो तो। रेडी है सर? ओके बच्चों, कैपिटल गेन्स पे आ जाते हैं। एनी प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो मेरे को जानना है ट्रांसफर क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या होता है। तो ट्रांसफर की परिभाषा तो काफी वास्ट है कि सेल हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, कन्वर्जन हो जाए, रेमिशन हो जाए, एक्सटिंग्विशमेंट हो जाए, बार्टर हो जाए, सब कुछ क्या है, कंपलसरी एक्विजिशन हो जाए, ये सारी की सारी चीजें ट्रांसफर में आती है। कैपिटल एसेट की परिभाषा क्या है? तो सब कुछ कैपिटल एसेट है, सब कुछ कैपिटल एसेट है, ठीक है ना। आपको ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है देखिए, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी। नीचे ब्रैकेट में मैंने लिखा है MITIBNB, इसका कोई मतलब बता दो। मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या नॉट जुड़ा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ कैपिटल एसेट है, ठीक है। ओके अच्छा जी, कैपिटल एसेट ये हो गया। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय F2, F2 के द्वारा जो भी सिक्योरिटीज होल्ड करी जा रही हैं, कल को वो ये ना कहे कि भैया ये तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, इसलिए बोल दिया कि ये भी कैपिटल एसेट है, ठीक है। तीसरा, अब जो एनी यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/21 टू विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख फॉर एनी प्रीवियस ईयर। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ओके बेटे, वाओ। अब इसके बाद में कि भाई कौन सी चीजें हैं जो कैपिटल एसेट नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो कैपिटल एसेट नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एक्सेप्शन में पहली चीज आ जाती है स्टॉक इन ट्रेड। आपका जो स्टॉक इन ट्रेड है वो कभी भी कैपिटल एसेट नहीं है। आपका जो स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड भी अगर कैपिटल एसेट हो जाएगा तो पीसीबीपी क्या करेगा फिर? जिसका काम है गन्ने का रस बेचना, उसकी जो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन है, क्या वो कैपिटल एसेट है कि स्टॉक इन ट्रेड है? वो कैपिटल एसेट है, वो गन्ने का रस बेचता है, मशीन नहीं बेच रहा है, ठीक है। देखो सीधा हिसाब है, जिस पे तू डेप्रिसिएशन ले सकता है वो तेरा कैपिटल एसेट है ना। स्टॉक इन ट्रेड पे तो आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते ना, ले सकते हो क्या? बढ़िया। तो व्हाट्स वी द सेज, स्टॉक इन ट्रेड में रॉ मटेरियल आ जाएगा, फिनिश गुड्स भी आ सकता है, WIP भी आ सकता है, और भी छोटे मोटे जो कंज्यूमेबल्स हैं, लुब्रिकेंट वुब्रिकेंट, वो सब भी आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। तो स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो कहां टैक्सेबल होगा? PGBP में। दूसरी चीज क्या है? पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मूवेबल आइटम। सबसे पहली जरूरी बात, मूवेबल आइटम हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। मूवेबल आइटम हेल्ड फॉर, एग्जाम्पल दीजिए तो फटाफट। चलिए बाबू पर्सनल इफेक्ट का एग्जाम्पल दो, जल्दी दो, हट जल्दी दो पर्सनल इफेक्ट का एग्जाम्पल। दुनिया भर की चीजें पर्सनल इफेक्ट होती है, सिर्फ ज्वेलरी नहीं होता। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्यों बोलता हूं कि आपको बेटा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। आप लोगों को 8 ऑप्शन होगी और 7 तुक्के मारने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप 7 गलत मारेंगे। इसीलिए आप लोग के तुक्का आपके लिए काम का नहीं। आप लोग जो जानते हो उसका आंसर दो, जो नहीं जानते उसमें, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे, वो तुक्का मार के भी पास नहीं होगे। या ऐसा हो जाएगा नहीं सर हम जानते ही खाली 32 क्वेश्चन थे,
तो मारो फिर तुक्के, क्या ही फर्क पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू लूज। कैल्सी पर्सनल इफेक्ट है सर आपका, कैल्सी आपका पर्सनल इफेक्ट है, आपका मोबाइल आपका पर्सनल इफेक्ट है, आप जिस बाइक पे बुबू बुबू करके आए वो भी आपका पर्सनल इफेक्ट है, आपके घर पे जो गाड़ी खड़ी है वो भी पर्सनल इफेक्ट है, ठीक है, जो तन पे कपड़े हैं वो भी पर्सनल इफेक्ट है, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट में कौन से मूवेबल एसेट नहीं आते हैं? ज्वेलरी नहीं आता, और सारा जो वो आर्ट और कल्चर, न स्कल्पचर न पेंटिंग, वो सब कुछ नहीं आता। जैसे अगर मान लो कि आप अपने पास में रखते हो चाकू ताकि सेब काट के खा सको, एप्पल, तो ये चाकू क्या होगा? ये आपका पर्सनल इफेक्ट है कि नहीं? इट्स अ मूवेबल आइटम, यू कीप इट फॉर योर पर्सनल यूज, ठीक है ना। आपका बिजनेस एसेट नहीं है ये, जेब कतरों का ये बिजनेस एसेट है, हाँ, उनके लिए कैपिटल एसेट है, आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी पर्सनल इफेक्ट, आपकी गाड़ी पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन कोई अगर बिजनेस के लिए कार यूज कर रहा है तो वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है, वो कैपिटल एसेट है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ? बहुत ही बढ़िया जी, वेरी वेरी गुड। और क्या चीजें हैं जो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आती हैं? हाँ, तो आपके आपके जेब में जो चाकू है जिससे आप सेब काट के खाते हो वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में टीपू सुल्तान का खंजर है, टीपू सुल्तान का खंजर है, आपको कोई पूछता है क्यों रखा है, बोले बस ऐसे सपने बुरे नहीं आते, तकिए के नीचे रख के सोता हूं। वो टीपू सुल्तान का खंजर है, वो 2.5 करोड़ रुपए में ऑक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें तेरा पूरा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको आप कैपिटल एसेट मानोगे, उसको आप कैपिटल एसेट मानोगे। समझ में आ रही है बात? आपके पास में महात्मा गांधी के चश्मे हैं टूटे हुए, आप बोलते नहीं नहीं रख रखे हैं ऐसे, कभी कुछ पढ़ना होता है तो पहन लेता हूं। मेरा और गांधी जी का पावर सेम ही था, एक जैसी नजरें थी हमारी, ठीक है। तो भैया ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी का चश्मा मजाक थोड़ी है, वो विजय माल्या ऑक्शन में खरीद के लेके आया था लंदन से। हाँ, विजय माल्या किसी जमाने में इज्जतदार बिजनेसमैन था भाई, तो बापू की चप्पलें लेके आ गया था, टीपू सुल्तान का खंजर भी ससुरा वही लाया था, और महात्मा गांधी के चश्मे भी लेके आया, चिट्ठियां विट्ठियां पुरानी लेके आ गया, सौद भी लंदन में ऑक्शन हो रहा जाएगा, 2 करोड़ 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ 3 करोड़ सब ले लिया उसने, ठीक है। इन चीजों को अपने पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे। अब मैंने आपको ये समझाया भी था कि देखो आप पे कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार, सरकार लुच्ची है, अपना फायदा देख रही है, क्योंकि आपकी गाड़ी, आपका चश्मा, आपके जूते, आपके कपड़े आपको बेच के जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप महात्मा गांधी नहीं है। आप 3,000 रुपए की जीन्स लाए थे, 2 बार पहनने के बाद बेचना आप अगर चाहेंगे तो उसके बदले में मिलेगा दूध रखने वाला एक टोपिया, पतीला, है ना। तो आप तो चाहते हैं कि भैया लगा दो, हमरे पर्सनल इफेक्ट पे टैक्स लगा दो, मजा ही मजा हो जाएगा। चश्मा खरीदेंगे 5,000 रुपए का, बेचेंगे 250 रुपए में, 4,750 रुपए का लॉस बुक, मजा ही आ जाएगा ना। लेकिन सरकार बोलती नहीं 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 इस पे टैक्स नहीं ले सकते, नहीं ये गलत बात है जी, इस पे टैक्स नहीं लूंगा मैं, ये आपकी निजी नहीं नहीं। और आप अंदर अंदर से जानते बेटा, जानते तो हम हैं निजी चीज, तो फिर ये सोने की चेन रहने दे गले में, वो ज्वेलरी है सर, दैट इज ज्वेलरी। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि भी सोना चांदी सुधरा महंगा बिकता है। शेयर आपने खरीदा था 500 रुपए का, आप उसको 1000 में बेचो, तब वो ये नहीं बोलता ओ ये तो आपका पसंद नहीं, शेयर टैक्स, तो टैक्स लेने आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया। तीसरा एक्सेप्शन है रूरल एग्रो लैंड। तीसरा एक्सेप्शन क्या है?
रूरल एग्रो लैंड, रूरल एग्रो लैंड, ग्रामीण इलाके में अगर आपके पास में कृषि की भूमि है तो उसे आप कैपिटल एसेट नहीं मानते। अब एग्रो लैंड कौन सा होता है? वो लैंड जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है। रूरल का मतलब क्या होता है? या तो आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां की आबादी 10,000 से कम है, या तो नहीं, आप ऐसी जगह रहते हैं जहां की आबादी 10,000 से कम है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहां की आबादी 10,000 से कम में है। प्लस और क्या क्या होना चाहिए? जहां की आबादी 10,000 से ज्यादा है, आप उससे कम 2 किलोमीटर दूर है। जहां की आबादी 1 लाख से ज्यादा है, उससे आप कम से कम 6 किलोमीटर दूर है। जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, तो आप समझ लो कि बड़ौदा की रेडियस के 8 किलोमीटर के आसपास में अगर कोई गांव है, भले ही उसकी पॉपुलेशन कितनी कम हो, उसको रूरल एरिया नहीं माना जाएगा, जस्ट बिकॉज उसका प्रॉक्सिमिटी टू अन अर्बन सेंटर इज वेरी हाई, देयरफॉर वहां पे गांव जैसा माहौल बचा नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसके अलावा और भी 3 ऐसे एक्सेप्शन है, गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, ये सबको लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। सब हो गया। अच्छा, कौन सा एसेट लॉन्ग टर्म, कौन सा एसेट शॉर्ट टर्म, क्या उसका खेल है बच्चों? 3 वेरिएंट है, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली चीज है। 12 महीने में तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि पहले आप बोलते हो लिस्टेड सिक्योरिटी, आप क्या बोलते हो? 24 महीने वाले में आप बोलते हो अनलिस्टेड शेयर्स, 24 महीने वाले में आप बोलते हो अनलिस्टेड शेयर्स। लिस्टेड सिक्योरिटी जब आप बोलते हो 12 महीने में, तो आप उसमें बोलते हो अदर देन यूनिट्स, अदर देन यूनिट्स, क्योंकि यूनिट को लिस्टेड अनलिस्टेड में नहीं तोड़ा है। यूनिट को आपने तोड़ा है कि क्या वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है या फिर वो डेट ओरिएंटेड फंड का यूनिट है, क्या वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है या वो किसी और चीज का यूनिट है। अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है तो उसको आपने कहां पे रखा है? 12 में रखा है। ZCB को भी आपने 12 में रखा है। इसके अलावा कोई भी लिस्टेड अगर आपके पास में सिक्योरिटी है, चाहे वो शेयर हो, डिबेंचर हो, सबको आपने कहां पे रखा है? लिस्टेड शेयर कहां होगा? 12 महीने। लिस्टेड डिबेंचर कहां होगा? 12 महीने। ठीक है। अनलिस्टेड शेयर कहां पे जाएगा? और बाकी जितनी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज थी वो सब 36 महीने में चली जाएगी, वो सब 36। 24 में तो आपको पता है कि ले दे के 2 ही आइटम है, एक अनलिस्टेड शेयर और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक अनलिस्टेड शेयर और दूसरा इमूवेबल। बात समझ में आई? 36 महीने में, यानी ज्वेलरी कहां पे जाएगा? समझ गए? पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह सब कुछ 36 महीना। बहुत ही बढ़िया। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन किया है तो कैसे निकलता है STCG? आप लेते हो SC यानी कि सेल कंसिडरेशन, उससे लेस करते हो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, उससे लेस करते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उससे लेस करते हो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो आपके पास STCG आ जाता है। LTCG के लिए आप क्या करते हो? सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस COA की जगह ICOA और COI की जगह ICOI। इतनी बार ये सब चीजें करने के बावजूद भी अभी भी आप लोगों को इंडेक्सेशन में दिक्कत होती है। तो ये कभी नीचे नहीं आएगा। 331 कभी भी नीचे नहीं आएगा। आप बोलोगे नहीं, तो फिर उसमें इंडेक्सेशन नहीं आएगा। ठीक है, वो भी तो ध्यान रखना होता है। तो या तो आपके यहां पे आएगा 100, या तो आपके यहां पे आएगा 100, या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर का इंडेक्स आएगा जो आपको सम में दिया हुआ होगा, जो आपको सम में दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया हुआ है और सम सही है तो समझ लो इंडेक्सेशन नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ है और सम सही है तो समझ लो कि इंडेक्सेशन नहीं है। बात समझ में आई? चलो।
तो आप, क्योंकि आप छोटी अमाउंट को बड़ा करना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाना चाहते हैं, छोटी अमाउंट को बड़ा करना चाहते हैं। छोटी अमाउंट को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको बड़े अमाउंट से मल्टीप्लाई करना होगा, छोटे अमाउंट से डिवाइड करना होगा, तभी तो अमाउंट बड़ी होगी ना। तो ऊपर आप हमेशा बड़े अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कभी 317 भी लिख सकते हो, हर बार 331 हो जरूरी नहीं है। तो बड़े अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करते हो, छोटे अमाउंट से डिवाइड करते हो। ये बता के मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, मुझे शर्म आ रही है ये बताने में ऐसा कि बड़ा अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, छोटा अमाउंट से डिवाइड करो। बट इफ इट हेल्प्स आपका किसी भी प्रकार से वो लॉक करने में कि आपको सम सॉल्व करते टाइम कंफ्यूजन ना हो, तो ठीक है, चलेगा। मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा थोड़ा। बाकी तो जिनको समझ में आता है उनको समझ में आता है कि भैया आप ऊपर लिखते हो ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ, और नीचे लिखते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में ईयर ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट के केस में ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। बढ़िया। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1401, अगर आपने किसी एसेट को 1401 से पहले एक्वायर किया था, एफएमवी और एक्चुअल विचएवर इज हायर, एफएमवी और एक्चुअल विचएवर इज हायर। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, अगर आपने किसी ऐसे एसेट पे जिसको आपने 1401 से पहले एक्वायर किया था, उस पे आपने 1401 से पहले अगर इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर किया है तो क्या होगा? इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर किया है तो क्या होगा? बेटा तुम लोग ये सब मत करो, हाँ, मतलब या तो चालू रखो या बंद कर दो। ये जो तुम लोग धीरे धीरे 24 से इसको 25 पे लाए, फिर 26 पे लाए, फिर अब तुम लोग 27 पे ले आए हो, थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा कम और वो जो हो जाएगा ज्यादा। तो मालूम चलेगा ये एसी ठंडा कर रही है, ये गर्म कर रही है। ठीक है ना? 24 रहने दो, सहन होता है सहन करो, जब सहन नहीं तो बंद कर दो, ऑन एंड ऑफ। चलो आगे चले हैं भोले बच्चों। वंडरफुल। तो आपने बताया कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या करना है भोले बच्चों? आईजी नोरे कर देना है। चलो जी, कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी, देखो कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड और इंश्योरेंस, ये तीन एक हिसाब से देखा जाए तो एक जैसे से हैं। तीनों को आप एक साथ पढ़ो, तीनों को आप हमेशा एक साथ पढ़ो। टैक्सेबल कब होगा? जब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा। पैसा कब आएगा? जब या तो गवर्नमेंट आपको कॉम्पेंसेशन दे, या इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम का पैसा पास कर दे, या फिर आपका कन्वर्ट करवाया हुआ स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअली बिक जाए। बात समझ में आई? इंडेक्सेशन कब तक का मिलेगा? जब ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर कब हुआ? जब गवर्नमेंट आपसे प्रॉपर्टी छीन के ले गई, जब आपकी प्रॉपर्टी आग वाग में जल गई, जब आपका कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गया। याद रहेगा? बहुत ही बढ़िया। चलो, तो कंपलसरी एक्विजिशन में टैक्सेबल एट द रेट, इसमें किसी को डाउट है कि अगर सरकार ने बोला था 40 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन होगा और सरकार ने अभी 18 लाख रुपए पे किया है 22-23 में, तो टैक्सेबल कब होगा? 22-23 में। टैक्सेबल कब होगा? सरकार ने बोला था 40 लाख मिलेगा 21-22 में, सरकार ने बोला था मिलेगा 40 लाख 21-22 में, लेकिन आपको मिला 18 लाख रुपया, वो भी कब? 22-23 में। टैक्सेबल कब होगा? 22-23 में टैक्सेबल होगा। सेल कंसीडरेशन 18 लाख लिखोगे 40 लाख लिखोगे? 40 लाख लिखोगे। किसी को कोई डाउट है? बढ़िया। कॉम्पेंसेशन टू बी सेल कंसीडरेशन। इंडेक्सेशन कब तक का मिलेगा? 22-23 की 21-22? सरकार ने आपसे प्रॉपर्टी 21-22 में लिया था, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको 21-22 तक का ही मिलेगा। 21-22 के बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ा या ऐसा कुछ भी हुआ, आपके केस में तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, आपका तो सेल कंसीडरेशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, तो फिर आपको 22-23 का इंडेक्सेशन देने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको 22-23 का इंडेक्सेशन देने का कोई मतलब ही, तो जब आपका प्रॉपर्टी एक्वायर हुआ तब तक का इंडेक्सेशन दिया जाएगा। एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन का लेकिन नियम अलग है।
अगर आपको बोला गया है कि 25 लाख रुपए का इनहेंस कॉम्पेंसेशन मिलेगा लेकिन आपको मिला है अभी 10, तो 10 टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रही है? टैक्सेबल कब? जब मनी रिसीव्ड, जब जितना मिला, जब जितना मिला। बोलो बात समझ में आई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा आपका इनहेंस कॉम्पेंसेशन में? मैं तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो लेस कर चुका हूं ना, एनहांस में फिर कुछ लेस वेस नहीं करना है। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आप क्या लिख सकते हो? सॉरी एक्चुअली वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं, ईओटी है, ईओटी होगा ये, ईओटी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में आप लिख सकते हो लिटिगेशन एक्सपेंस। बोलो बात समझ में आई? प्लीज रेक्टिफाई कर लीजिए इसको, सीओआई की जगह ईओटी कर लीजिए। लिटिगेशन एक्सपेंसेस को आप ईओटी में लेस कर रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर बता के। बोलो हाँ। अच्छा ये एक चीज अपन ने पढ़ी थी कि आपका मान लीजिए आप नाच रहे थे एनहांस होगा एनहांस होगा एनहांस होगा, उन्होंने ससुरों ने कॉम्पेंसेशन की अमाउंट रिड्यूस कर दी, तो अब क्या होगा? अब रिकंप्यूट होगा, पुराने साल की फाइल वापस खोली जाएगी और आपका प्रॉफिट का अमाउंट रिकंप्यूट किया जाएगा। एक और चीज आप ध्यान से सुनिए, अब यहां पे भी आपको कंफ्यूजन आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप सीजी में ही पढ़ते हो रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, और रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर में पढ़ते हो आपकी अगर भाई वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बताई लोअर देन द वैल्यू जो एसएससी खुद बता रहा था, तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर वैल्यू बताई हायर देन द वैल्यू जो एओ बता रहा था, तो भी वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। और अब आप फिर यहां पे पढ़ते हो कि कॉम्पेंसेशन की अमाउंट रिड्यूस हो गई है, तो आप इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखिए। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर के केस में एक रेंज होती है, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर के केस में एक रेंज होती है कि वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू बतानी पड़ेगी कम से कम जितना एसएससी ने बताया था उससे ज्यादा, और किसको एक्सीड नहीं कर सकते, जितना एओ ने बताया था उसको एक्सीड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे वो टॉपिक नहीं है, यहां पे तो बंदा एनहांस भी कर सकता है, जितना मर्जी आए एनहांस चलेगा कि नहीं? कोई लिमिट है? जितना मर्जी आए रिड्यूस कर दे, कोई लिमिट है? नहीं। बात समझ में आ गई बेटा? एग्जाम में इस बार इसका भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। CG shall be recomputed by taking the reduced amount as sale consideration. Compensation received by interim order, तो उसको तब तक टैक्सेबल नहीं किया जा रहा है। आपको पैसा मिल गया है, आप लैंग्वेज देखिए क्या है, रिसीव्ड। कॉम्पेंसे नॉर्मली अपन क्या पढ़ते हैं, जब पैसा मिल जाता है टैक्स भरो। बोला है कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय इंटरिम ऑर्डर, लेकिन अभी तक इंटरिम ऑर्डर आया है, फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। तो आज मेरे पे टैक्स लगा दो, कल मालूम चला फाइनल ऑर्डर में मेरा पैसा ही नहीं मिलने वाला है, वापस देना है मेरे को, तो टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर ऑफ सच कोर्ट एक्सेट्रा मेड। बोलो बात समझ में आ गई? हेलो। चलो ये अगला जो लाल लाल है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है यहां पे? हाँ, तो क्या हुआ कि भाई आपके पास में एक ये घर था, ठीक है, आपने ये घर दे दिया रीडेवलपमेंट के लिए, किसी बिल्डर को दे दिया, और अब आप लोग कर रहे हो जेडीए, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत क्या हो रहा है कि भाई पैसा वो लगाएगा, जमीन आपकी हो गई, फ्लैट व्लैट बनाए जाएंगे, पैसा वो लगाएगा, जमीन आपकी हो गई, फ्लैट बनाए जाएंगे और टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो हिसाब से देखा जाए तो आपने उसको जमीन बेची है ना अपनी, एक हिसाब से देखा जाए तो आपने तो अपनी जमीन उसको बेच दी है, पर आपके हाथ में कुछ पैसा ही नहीं आया, आपने जमीन दे दी, अब वो नींव खोदेगा, बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग बिकेगी, ब्ला 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 ब्ला, उसके बाद में आपको 5 फ्लैट दे देगा वो उसमें, उसके बाद में वो आपको 5 फ्लैट दे देगा। अब आपके पास आ गए 5 फ्लैट, इन 5 फ्लैटों को ऑब्वियसली आप बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले तक तो आप पैसा रिकवर ही नहीं कर सकते थे ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अभी टैक्स मांगने चले गए, अगर आप ऐसी सिचुएशन में अभी अगर टैक्स मांगने चले गए तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? अभी अगर आप टैक्स मांगने चले गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो
इसका टैक्स तब तक नहीं मांगा जाता, इसका टैक्स तब तक नहीं मांगा जाता। कब तक? हाँ, जब तक ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आ रहा है, जब तक कि बंदा पैसे देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर आपको 5 फ्लैट मिले तो अपने जमीन का सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे? वो जो प्लांट फ्लैट मिले थे उनकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी उसको मान लिया जाएगा आपके जमीन का सेल कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या हो सकता है कि इवन बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल पाता, इवन बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल पाता आपने भी अपने 5 फ्लैट सल्टा दिए। नहीं समझ में आ रही है? फ्लैट तो बिक जाते ना कई बार बनने से पहले ही, तो आपने अगर अपने 5 फ्लैट भी बेच दिए थे इवन बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ पाता, तब तो फिर आपने जो बेचा उसके हिसाब से उसी समय ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर तो इतना वेट नहीं किया जाएगा। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। Individual ratio of transfers is land or building or boat to a person to develop a real estate project in consideration। अच्छा, बदले में उसको क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। वो जो यूनिट्स तैयार करे जाएंगे उसमें से कुछ यूनिट इसको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल 4 फ्लैट या 1 फ्लोर इसको मिल जाएगा इन द न्यूली डेवलप्ड प्रोजेक्ट। इन सच केस टू प्रोवाइड रिलीफ टू द एसएससी। रिलीफ क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि उसके पास अभी तक पैसा आया नहीं है। To provide relief to the SSC, such tax liability shall be deferred। कब तक defer किया जाएगा? Till the date of receiving completion certificate for the new project। On such date क्या मान लिया जाएगा कि भैया अब इस पे आपको टैक्स लगा देना चाहिए और आप सेल कंसिडरेशन क्या ले लोगे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द एसएससी शेयर इन न्यू प्रोजेक्ट। आपको 4 फ्लैट दिए थे, एक फ्लैट का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख रुपया, तो आप ये मान लेंगे कि आपकी जमीन जो थी वो कितने में बिकी? 2 करोड़ 40 लाख रुपए में। आपकी जमीन जो थी वो कितने में बिकी? However, if the assessee transfers his share prior to such date, then it shall be liable to CG in the year of such transfer। यानी कि अगर वो अपने हिस्से के जो 4 फ्लैट थे उसको पहले ही बेच देता है तो फिर पहले टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलो, इंश्योरेंस क्लेम आ गया तो ये भी उससे मिलता जुलता। ये टैक्सेबल कब होगा? जब क्लेम मिला तब। सेल कंसिडरेशन क्या होगी? क्लेम की अमाउंट। इंडेक्सेशन कब तक दिया जाएगा? जब प्रॉपर्टी जली, खराब हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ। रिसिप्ट ऑफ अमाउंट अंडर यूलिप टैक्सेबल कब होगा? जब अमाउंट रिसीव हुई। सेल कंसिडरेशन जितना पैसा मिला। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो ये टैक्सेबल कब होगा? जब वो स्टॉक इन ट्रेड बेचा जाएगा, जब वो स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन ट्रांसफर किसको माना जाएगा? कन्वर्जन को। ट्रांसफर किसको माना जाएगा? कन्वर्जन। अच्छा जी, एक्चुअल सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये कहां टैक्सेबल होगा? ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अपन एग्जांपल पढ़ते थे कि भाई नवाब साहब थे, उनके पास में ज्वेलरियां थी, घर पे पड़ी थी, उनको उठा के उन्होंने दुकान खोल ली, नवाब ज्वेलर्स बन गया। अब नवाब ज्वेलर्स उन ज्वेलरी को एक्चुअली बेच देता है 1.5 करोड़ रुपए में। 1.5 करोड़ रुपए में बेचता है तो सीजी में कितना जाएगा? पीजीबीपी में कितना जाएगा? तो आप बोलते हो कि भाई जिस दिन कन्वर्जन हुआ था उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू था, जिस दिन कन्वर्जन हुआ था उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू था उसको आप मान लोगे सेल कंसिडरेशन। जिस दिन कन्वर्जन, जिस दिन उस दिन के प्राइस को सेल कंसिडरेशन मान लेंगे, उस दिन के फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। ठीक है जी, तो मान लो 60 लाख रुपए, ठीक है, तो 60 लाख रुपए माना जाएगा सीजी का सेल कंसिडरेशन। लेकिन आपने तो ज्वेलरी को 1.5 करोड़ में बेचा, तो 1.5 करोड़ माइनस 60 लाख, ये कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। 60 लाख माइनस जो भी उस ज्वेलरी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो कहां पे टैक्सेबल होगा? सीजी में टैक्सेबल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का? नाइस, सम नाइस। बोनस शेयर का क्या होता है जी? जितने में बिका उतने में टैक्सेबल, जितने में बिका उतने में टैक्सेबल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? नॉर्मली नील, नॉर्मली 1/4/2001 से पहले का था तो एफएमवी। राइट शेयर का क्या होगा? राइट शेयर के टॉपिक में बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 2 लोग आ जाते हैं,
एक आप, और एक आपने जिसके रिनाउंस किया, जिसके बेनिफिट के लिए, जिसके नाम पे आपने वो अधिकार छोड़ा, वो व्यक्ति। तो पहले आपका कैलकुलेशन करते हैं। आपको राइट शेयर मिला, मान लीजिए कि आपको 30 रुपए का शेयर 18 रुपए में खरीदने का अधिकार मिल रहा है। 30 रुपए का शेयर 18 रुपए में खरीदने का अधिकार मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो खरीदारी हो रही है इससे कोई टैक्स नहीं लग रहा। एसेट खरीदने पे कभी सीजी लगता है क्या? टैक्स तो लगेगा जब आप उस एसेट को बेचोगे। तो आपने उस शेयर को बेचा 50 रुपए में, आपने उस शेयर को बेचा 50 रुपए, तो सेल कंसिडरेशन कितना आएगा? 50, जितने में बेचा उतना, लेस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? आपने 18 में खरीदा था तो 18 आएगा। ये ईसॉप नहीं है, समझो। ईसॉप के केस में मैंने 18 नहीं लिया, फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन मिला वो लिया। क्यों? क्योंकि मैं कुछ हिस्से पे सैलरी पे टैक्स भर चुका था। राइट शेयर में तो मैंने कहीं पे भी टैक्स नहीं भरा है, तो यहां पे तो सीधा सीधा जितने में खरीदा था उतना कॉस्ट, जितने में बेचा उतना सेल प्राइस। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट अब आपने क्या किया? 1000 शेयर थे, आपने उसमें से 600 तो ले लिए और 400 जो है वो रिनाउंस कर दिए। 400 जो है वो किसी और को बेच दिए। 400 शेयर खरीदने का अधिकार आपने बेच दिया, और आपने इसको बेचने के लिए उससे लिए 1200 रुपए, सॉरी 12 रुपया पर शेयर। तो 400 इंटू 12 आपको कितना मिला? 4800 रुपया। ये 4800 रुपया डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा। सेल कंसिडरेशन 4800, ये आपको खरीदना तो पड़ा नहीं था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? नील। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने उन शेयर्स को उन रिनाउंसमेंट को खरीदा। तो उस व्यक्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो भी जब खरीद रहा है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो बेचेगा। जब बेचेगा तो सेल कंसिडरेशन वो क्या लिखेगा? जितने में बेचा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखेगा? जितना उसने कंपनी को दिया, कंपनी को उसने दिया वो लिख देगा, और जितना उसने आपको दिया वो भी लिख देगा, तब जाके उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो ये याद रख पाओगे आप लोग? कुल मिला के टेक्निकल बातें याद रखने वाली कितनी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना आपने दिया, उस व्यक्ति का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना उसने दिया, जितना उसने दिया। आपने सिर्फ कंपनी को दिया तो सिर्फ कंपनी वाला वैल्यू, उसने आपको भी दिया कंपनी को भी दिया, तो आपका पैसा कंपनी का पैसा, दोनों जोड़ के उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। रिनाउंसमेंट जब आप बेच रहे हो तो आपने किसी को कुछ दिया ही नहीं, तो इसलिए आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। तो एक्चुअली देखा जाए तो इन तीनों केसेस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ ही खेलना है ना, क्योंकि राइट शेयर बेचा कितने में? जितने में बिका वही लिखोगे। जो रिनाउंसी है वो भी जितने में बेचेगा वही लिखेगा। आप जो वो कूपन बेच रहे हो वो भी जितने में बेचा वही लिख रहे हो। तो सभी के लिए, इन तीनों टॉपिक्स के लिए जो चैलेंज है वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का चैलेंज। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अगर आप एक लाइन में याद रखो तो जिसने जितना दिया, आपने जितना कंपनी को दिया आप लिख देंगे, उसने जितना दिया आपको और कंपनी को मिला के वो लिख देगा, और रिनाउंसमेंट वाली चीज के लिए तो आपने किसी को कुछ दिया ही नहीं, तो जीरो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बढ़िया। ईसॉप अभी अपन ने पढ़ा था बच्चों, हाल फिलहाल में, याद आ रही है? परक्विजिट वाला, टू बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी कि आपने जो परक्विजिट के केस में लिखा था फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, उसी को आप यहां पे ले लोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक और बहुत ही यूनिक चीज ईसॉप की क्या है? दुनिया में किसी भी एसेट को आप जब गिफ्ट पे देते हो किसी को, दुनिया में किसी भी एसेट को जब आप किसी को गिफ्ट में देते हो तो वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर होता है, क्योंकि आपको कंसिडरेशन कुछ मिला नहीं, क्योंकि आपको कंसिडरेशन कुछ मिला नहीं। जब कोई व्यक्ति ईसॉप में मिली हुई चीज किसी को गिफ्ट में देता है, जब कोई व्यक्ति ईसॉप में मिली हुई चीज को गिफ्ट में देता है ना, तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, और वहां पे फिर आपकी सेल कंसिडरेशन क्या होगी? आपको पैसा तो मिला नहीं, तो आप क्या लोगे? एफएमवी लोगे। कौन से दिन का? जब आपने ट्रांसफर किया तब का। और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? वो तो एफएमवी ही होता है। और वो कौन सा एफएमवी होगा? जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस दिन वाला। तो इकलौता ऐसा जगह होगा जहां पे ऊपर भी एफएमवी नीचे भी एफएमवी, सेल कंसिडरेशन में भी एफएमवी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी एफएमवी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पार्टनर से फर्म को अगर एसेट जा रहा है तो कौन सा वैल्यू?
फर्म से अगर पार्टनर को एसेट जा रहा है तो कौन सा वैल्यू, याद है ना? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, आपने डिबेंचर दिया, आपको बदले में शेयर्स मिले, इसका कोई सीजी नहीं लगता, ये एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। लेकिन आज नहीं तो कल अब आप इस शेयर को बेचोगे, तो जब बेचोगे तो जितने में बेचा उतना लिख दोगे सेल कंसीडरेशन, फिर आपसे पूछा जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो जितना आपने डिबेंचर को खरीदने में पैसा दिया था वही इस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। अगर पार्शियल कन्वर्जन हुआ तो मान लो 100 रुपए का डिबेंचर था, 60% कन्वर्ट हुआ, तो अब आपके पास में 60 रुपए का डिबेंचर खत्म हो गया, उसकी जगह आपको शेयर मिल गया और 40 रुपए का डिबेंचर जिंदा है। 60 रुपए का डिबेंचर खत्म हो गया, 40 रुपए का बचा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर का 60 रुपए पकड़ोगे। बात समझ में आ रही है? सेल्फ जनरेटेड एसेट, सेल्फ जनरेटेड एसेट में भी ऑब्वियसली जब बेचोगे तभी बात आएगी, जब बेचोगे तो सेल कंसीडरेशन कितना आएगा, जितने में बेचा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? नाम ही है सेल्फ जनरेटेड एसेट, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील ही होगा ना। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नील होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात कर रहे हैं टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूम आवर्स, ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम, गुडविल में नहीं होता बेटा, गुडविल में किसी प्रकार का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन इन चीजों में, ट्रेडमार्क में, ब्रांड नेम में, लूम आवर में, रूट परमिट और टेनेंसी राइट में अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट का एक्सपेंडिचर किया है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। समझ गए? इन केस ऑफ गुडविल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी एक्विजिशन कॉस्ट माइनस, अगर आप अक्वायर करते हो गुडविल कहीं से, अगर आप किसी कंपनी से गुडविल खरीदते हो उसको तो आप दिखाओगे ना, बिकॉज इन दैट केस इट इज नॉट अ सेल्फ जनरेटेड एसेट, इन दैट केस इट इज नॉट अ सेल्फ जनरेटेड एसेट। तो हाँ जी बोलिए सर। लूम आवर्स अपने पढ़ रहे थे किसी जमाने में कि आपको जो पावर लूम्स चलाने पड़ते हैं, तो पावर लूम्स वगैरह का भी एक लिमिट होता था कि आप कितने समय तक चला सकते हैं। हालांकि अब ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, जब अपने प्री लिबरलाइजेशन ईरा में आपके पास सब कुछ है लेकिन सरकार आपको चलाने ही नहीं दे रही है, मशीन लाने नहीं दे रही है, पावर लूम चलाने नहीं दे रही है, आपको बोल रहे कि नहीं आप 8 घंटे काम कर सकते हैं। गुरु पिक्चर देखिए, पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा। हाँ, बात समझ में आ रही है? गिरीश गुप्ता जी समझ गए? आगे बढ़ूं? नहीं, तूने वापस आ रहा है, मुझे लगा तू कुछ और पूछ रहा है। ठीक है चलो, तो गुडविल अगर आप खुद बनाते हो तो नील आता है, अगर आप खरीद के लाते हो तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखा सकते हो। खुद का बनाया हुआ गुडविल पे तो ऑब्वियसली कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं होता, खुद का बनाया हुआ गुडविल पे तो कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं होता। अक्वायर्ड गुडविल जो होती है, अक्वायर्ड गुडविल पे आप डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो। तो आपका क्या बोला है, सीओए शैल बी एक्विजिशन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन क्लेम डेट ऑन इट अप टू 1920। फिर आ गया स्लम सेल, फिर आ गया स्लम सेल। स्लम सेल भी अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है, हम संभाल ही नहीं सकते हैं, हमारी ऑक्सी से बहुत भारी सेक्शन है, इसीलिए हम सिर्फ लिमिटेड ही इसका पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि भैया जो सेल, स्लम सेल मतलब याद है ना, एज इट इज बिजनेस को बेचते हैं, एज इट इज बिजनेस को बेचते हैं, तो इंडिविजुअल एसेट का कोई वैल्यू नहीं निकालते हैं, लमसम कंसिडरेशन में बेच देते हैं, उसको स्लम सेल बोलते हैं। ठीक है ना? तो उसका सेल कंसिडरेशन कितना होगा? तो आप बोलते हो एफएमवी 1 और 2 विच एवर इज हायर, एफएमवी 1 और 2 विच एवर इज हायर। एफएमवी 1 में एक्चुअली आप अगर देखो तो कंपनी के पास जो चीजें थी वो, एफएमवी 1 में क्या आता है, कंपनी के पास जो चीजें थी वो। एफएमवी 2 में क्या है, बेच के क्या मिला वो, बेच के क्या मिला वो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन, क्या आपको 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो कैश मिल गया। एफएमवी ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, यानी कि उसके साथ अगर कुछ आपको और चीजें मिली, कोई शेयर मिल गए, कोई डिबेंचर मिल गए, तो वो भी जोड़ दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जोड़ दो। तो ऑप्शन 1 होता है कि कंपनी के पास क्या क्या एसेट थे उसकी वैल्यू निकालो। ऑप्शन 2 होता है कि आपको बेच के क्या मिला उसकी वैल्यू निकालो। दोनों में से जो हायर होगा उसको आप सेल कंसिडरेशन कंसिडर करोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नेटवर्थ क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। नेटवर्थ क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। हाँ चापी। नेटवर्थ क्या होगा बच्चों? नहीं नहीं पे अच्छी। नेटवर्थ जो होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? व्हाट्स यू से? अब एक सवाल है कि सर कहीं ना कहीं तो ये तो सर बकवास ही है, क्योंकि आप नीचे नेटवर्थ ले रहे हो। नेटवर्थ में भी तो आप यही सब लेते हो कि भैया कंपनी के पास में कितना एसेट है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर दो तो नेटवर्थ आ जाएगा। और आपका जो ऑप्शन 1 है उसमें भी तो यही सब है सर, बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो आपको ध्यान रखना है, हालांकि एग्जाम में ये भी शायद नहीं पूछेंगे बट फिर भी बता रहा हूं कि आप जब नेटवर्थ के लिए एसेट्स लेते हो तो वहां पे आप रिवैल्यूएशन को इग्नोर करते हो। वहां पे आप रिवैल्यूएशन को इग्नोर करते हो। लेकिन जब आप ये सेल कंसिडरेशन के लिए एसेट्स का वैल्यू वगैरह लेते हो तो वहां पे आप रिवैल्यूएशन को कंसिडर करते हो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? नेटवर्थ इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अच्छा, टोटल एसेट्स की वैल्यू निकालते समय मैं डेप्रिशिएबल एसेट ले लूंगा डब्ल्यूडीवी पे। सेल्फ जनरेटेड एसेट या गुडविल जो होगी वो तो नील पे आ जाएगा। अदर एसेट्स बुक वैल्यू पे आ जाएंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज भी बुक वैल्यू पे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? बोलो एक्सक्यूज मी। सीधे सीधे बैठो, सो मत। ये फैन बंद करने के बाद आप लोग ज्यादा सोने लग गए, ये शायद आप लोग को डिस्टर्ब करता है। भपका आया। आ रही है, सब हो रहा है। सुनो, लिसन कीजिए। देखो, बकैती करने में आपका सारा ऊर्जा आ जाता है, उसमें कोई बिकनेस नहीं लगता है। तुम कौन सा प्रोटीन पाउडर मिला रहे हो? चलो भाई, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अगर करा जा रहा है डिपॉजिटरी मतलब डीमैट अकाउंट के थ्रू, अगर आप कुछ भी सिक्योरिटी को ट्रांसफर करते हो कोई दिक्कत नहीं, जितने में बेचा उसको लिख दो, पर जितने में खरीदा उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखना पड़ेगा। अब दिक्कत है कि मेरे पास अलग अलग प्राइस पे खरीदी गई अलग अलग सिक्योरिटीज हैं। मेरे पास अलग अलग प्राइस पे खरीदी हुई अलग अलग सिक्योरिटीज हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं उनकी वैल्यू कैसे निकालूं? याद है कि नहीं? तो आपने पढ़ा था कि भाई 1/4 को आपने कुछ खरीदा, 3/4 को खरीदा, 5/4 को खरीदा, 11/5 को खरीदा, 17/5 को खरीदा। 100 शेयर आपने खरीदे 90 के भाव में, 120 शेयर खरीदे 100 रुपए के भाव में, 80 शेयर खरीदे 75 रुपए के भाव में, 50 शेयर खरीदे 110 रुपए के भाव में, और 60 शेयर खरीदे आपने 150 रुपए के भाव में। ठीक है, अलग अलग दिन में ये अलग अलग खरीदा गया है। आपको बोला कि 21/5 को आपने बेच दिए 325 शेयर्स एट द रेट 210 रुपया ईच वाया डीमैट अकाउंट। तो आप इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे बताइए जरा। एना सैना पैना पैना कुछ नहीं, अमाउंट बताओ।
डा 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 डा। आ भी गया आपका आंसर सर। 29750 आंसर है ये कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। क्यों? तो फिर जाहिलों की तरह क्यों कर रहे हो? जब सॉल्व कर रहे हो तो पूरा ही सॉल्व करो ना। आपको सेल कंसिडरेशन लिखना है 325 इंटू 210 कितना आएगा? अब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना है। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालोगे बच्चों? सौ शेयर 90 के भाव में तो आ गया 9,000। 120 100 के भाव में तो आ गया 12,000। 80 शेयर 75 के भाव में, 25 शेयर 110 के भाव में, समझ में आ गया? जीरो कूपन बॉन्ड ZCB क्या होता है भाई? ZCB दामिनी बताओ बेटा। डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता है जिसको बहुत कम प्राइस पे इशू कर दिया जाता है। हाँ, उसको इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो जितने में खरीदा था उसको एक्विजिशन का कॉस्ट, जितने में बेचा था उसको सेल कंसीडर, जितने में खरीदा था उसको एक्विजिशन का कॉस्ट, जितने में बेचा था उसको। बात समझ में आ गई? हाँ, लिक्विडेशन आ गया। लिक्विडेशन अभी तो मैंने आपको बताया था। अब लिक्विडेशन में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है याद है कि नहीं आप लोगों को? अगर कंपनी ने डायरेक्टली एसेट दिए शेयर होल्डर्स को, अगर कंपनी ने डायरेक्टली एसेट दिए शेयर होल्डर्स को तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। कंपनी ने बाजार में एसेट को बेचा और पैसा बांटा शेयर होल्डर के हाथ में तो कंपनी पे सीजी लगेगा। शेयर होल्डर के हाथ में तो कुछ भी हो सीजी लगेगा। कंपनी क्या बेच रही थी? एसेट। शेयर होल्डर क्या बेच रहा है? शेयर। क्योंकि लिक्विडेशन हुई तो कंपनी का शेयर चला गया और आपके हाथ में एसेट आ गए। तो अपन ने पढ़ा था कि इसका सेल कंसिडरेशन में आप क्या लिखते हो? कैश प्लस एफएमवी ऑफ एसेट्स माइनस कर देते हो 222C का। याद आ रहा है कि नहीं ये सब? अभी बताए थे बच्चों। शेयर्स इन ल्यू ऑफ अमेलगमेशन। अमेलगमेशन में अगर आपको ए लिमिटेड का शेयर जाता है और ए बी लिमिटेड का शेयर आता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। ए बी लिमिटेड का शेयर अब आप बेचते हो, ए बी लिमिटेड का शेयर अब आप बेचते हो तो जितने में बेचा उतना सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखोगे? ए का जो प्राइस था वो लिखोगे। तो आपका नए शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा वही जो पुराने शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था। बोलो बात समझ में आएगी नहीं में? डीमर्जर के केस में क्या हो रहा है? हीरो अलग हो रहा है, मतलब होंडा अलग हो रहा है। तो होंडा जो है वो कितना एसेट लेके जा रहा है? मान लो हीरो होंडा का वैल्यू 5,000 रुपया था शेयर का, और अब जो है होंडा जो है वो, मेरे को नहीं आ रहा, मैं लोगों को ही बता रहा हूं कि सीधे बैठो जागते रहो। 3,000 करोड़ का एसेट मान लो लेके जा रहा है। 3,000 करोड़ का एसेट लेके जा रहा है। टोटल कंपनी के पास में एसेट है 10,000 करोड़ का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शेयर 5,000 रुपए का था उसका 30% होंडा लेके जा रहा है।
तो अब से होंडा के शेयर का वैल्यू हो गया 1500 रुपया, और जो कंपनी बची हुई रह गई उसका वैल्यू क्या हो गया 5000 माइनस 1500 रुपया। बात समझ में आ रही है? तो देखो क्या लिखा है, सीओए ऑफ पुरानी कंपनी को क्या बोलते हैं, नई कंपनी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। तो COD इंटू नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर डिवाइड बाय नेट वर्थ ऑफ कंपनी बिफोर डीमर्जर। समझ गए? और आपको डीमर्ज कंपनी का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिजल्टेंट कंपनी। समझ गए ना? चलो, फिर आया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय नॉन रेसिडेंट। तो यहां पे आप क्या करते थे, पहले सभी चीजों को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हो ताकि आपकी सीजी की वैल्यू फॉरेन करेंसी में आए, फिर उस फॉरेन करेंसी को आप दोबारा कन्वर्ट करते हो इंडियन करेंसी में। अब यहां पे एग्जाम में याद रखने के लिए वही चीजें कि कब कौन सी वैल्यू लेते हो। तो सेल कंसिडरेशन को कन्वर्ट करने के लिए आप लोगे एक्सचेंज रेट कौन सा, एवरेज। एवरेज रेट कैसे निकलता है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट को डिवाइड करते हैं 2 से। फॉरेक्स वॉरेक्स में ना बाइंग रेट और सेलिंग रेट होती है जय बाबू। हाँ, तबीयत खराब कर ले, बात करते तबीयत खराब कर लो। ले स्ट्रेप्सिल्स का, आवाज सही हो जाएगी। कर, सारी आवाजें निकाल ले गले से सब कर ले, कि भाई गलती से भी मेरे से बात ना कर ले कोई। हाँ भाई, क्या सवाल था अपना? फॉरेक्स वगैरह का जब भी रेट बताया जाता है तो बाइंग रेट सेलिंग रेट बताया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सामने वाला कह देता है कि भाई तू डॉलर खरीदने आया कि बेचने आया है। तू अगर मेरे को डॉलर देने आया है तो मैं तेरे से डॉलर बाई करूंगा 80 में, और तू अगर मेरे से डॉलर लेने आया तो मैं तेरे को डॉलर सेल करूंगा 82 में। तो आप 80 प्लस 82 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका एवरेज रेट आ गया 81। बात समझ में आ रही है? तो एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ, ये कौन से दोनों जगह पे लग जाएगा, सेल कंसिडरेशन में भी यही लग जाएगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में भी यही लग जाएगा। अब तो फिर तीसरी चीज बचती है खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाली, वहां पे कौन सा रेट लगेगा, एवरेज रेट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एवरेज रेट एज ऑन द डेट ऑफ। ठीक है, फिर आ जाता है कि मेरे पास अब सीजी आ गया। अब इस सीजी को मैं करूंगा कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करूंगा, रुपी टर्म्स में। रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं कौन सी रेट लूंगा, बाइंग रेट लूंगा। कौन सी रेट लूंगा, ऑब्वियसली कौन से दिन की, एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो सब जगह एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर है, खाली एक्विजिशन में एक्विजिशन है। सब जगह एवरेज रेट है, खाली सीजी के केस में बाइंग रेट है। याद रहेगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब भी बेचा जाता है बच्चों, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को एक्सीड करती है तो एसडीवी को, बोलो बात समझ में आई? पक्का? सो नाइस ऑफ यू पीपल्स। आगे क्या है, अनकोटेड शेयर सोल्ड एट लेस देन एफएमवी। अनकोटेड मतलब जो लिस्टेड नहीं है, आप उस शेयर को एफएमवी से कम में बेच रहे हो तो भी सेल कंसीडरेशन कितना लिया जाएगा, एफएमवी लिया जाएगा। अगर और किसी भी केस में सेल कंसीडरेशन को डिटरमाइन कर पाना संभव नहीं हो रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। समझ गए? नो इंडेक्सेशन, कहां कहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता, बॉन्ड में नहीं मिलता, डिबेंचर में नहीं मिलता, स्लम सेल में नहीं मिलता, शेयर्स डिबेंचर जब वो नॉन रेजिडेंट एसएससी वाला आपने पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलता। और इसी के साथ 112A जो है, 112A कौन सा होता है,
एसटीटी पेड वाला रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जब कभी भी आप शेयर्स को बेचते हो और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपका टैक्स रेट 10% होता है, तो इसीलिए वहां पे भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट उपलब्ध नहीं है। बोलो बात समझ में आई? अब आ गया रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स भी बहुत ज्यादा मुश्किल तो ना है, पर somehow the things happens to be the difficult तुमको लगिंग। क्या पढ़ना है तुमको? टैक्स रेट या तो शॉर्ट टर्म होगा या फिर लॉन्ग टर्म होगा, या तो शॉर्ट टर्म होगा या फिर लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म में दो हो जाएगा, एक 111A और एक अदर्स हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में भी दो हो जाएगा, एक 112A और एक 111A में क्या होगा? 15%। 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा होता है? एसटीटी पेड वाला। ये भी कौन सा है? अदर्स में क्या होगा? 112A का टैक्स रेट कितना है? 1 लाख से ज्यादा जो आपको सीजी हो रहा है उसका 10%। क्या हुआ श्री जी? नो सीजी। 1 लाख से ज्यादा जो सीजी हो रहा है उसका 10%। अदर्स में 20%। अदर्स में 20%। अब आपको बोला हुआ है कि हाँ एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप किसी लिस्टेड सिक्योरिटी में डील कर रहे हैं तो आपका टैक्स रेट जो है वो इट विल बी आइदर 10% विदाउट इंडेक्सेशन या फिर 20%। बोलो बात समझ में आ गई? आर यू द एबल्स टू हैंडलफाई दिस? नाइस नाइस। तो ये हो गया 15 हो गया, स्लैब हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को मान लो सिर्फ और सिर्फ एलटीसीजी ही है तो क्या वो उससे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेस कर सकता है? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाला? आंसर इज कर सकता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को थोड़ा एलटीसीजी है, थोड़ा दूसरा इनकम है, तो मान लो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है उसकी इनकम, जिसमें से एलटीसीजी था 3 लाख और अदर इनकम थी 2 लाख। एलटीसीजी था 3 लाख, अदर इनकम थी 2 लाख। अब अगर तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया जाए तो तुम तो बदमाशी करना चाहोगे। तुम बोलोगे कि 3 लाख के एलटीसीजी में से 2.5 लाख लेस हो गया, बाकी जो बचा उसके ऊपर अब मेरी बाकी इनकम बची 2.5 लाख रुपए, तो अब तुम बोलोगे कि इस पे भैया क्या कह रहे हैं उसको 5% वाला टैक्स रेट लगा दो और जो खाली 50,000 है उसके ऊपर में आप टैक्स रेट ले लो 20% वाला, है ना। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पे आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि आप पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लोगे अदर इनकम से, तो 2 लाख का आपका अदर इनकम था वो पूरा का पूरा लेस हो गया अभी भी, लेकिन 50,000 रुपए का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बाकी है, अज्यूमिंग कि अपने यंगिस्तान में है। तो फिर मैं 3 लाख रुपए का जो मेरा एलटीसीजी था, 3 लाख रुपए का जो मेरा एलटीसीजी था उसमें से मैं क्या ले लूंगा? 50,000 का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ले लूंगा। अब बच गया मेरे पास 2.5 लाख, 2.5 लाख का एलटीसीजी बच गया। 2.5 लाख के एलटीसीजी पे मैं निकालूंगा टैक्स, 2.5 लाख के एलटीसीजी पे मैं निकालूंगा टैक्स। कितना आएगा? 50,000 आएगा। 20,000 का टैक्स रेट है, 2.5 लाख रुपए के ऊपर 20% निकालूंगा तो कितना आएगा? 50,000 आएगा। अब इस 50,000 रुपए पे मैं ले लूंगा रिबेट, क्योंकि मेरी इनकम कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख रुपए की इनकम वाला व्यक्ति 87A के रिबेट के लिए एलिजिबल रहता है। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी है 50,000, रिबेट है मैक्सिमम कितना? 12,500। तो 12,500 लेस कर दूंगा, 50,000 में से 12,500 लेस किया तो 37,500 आया। इस 37,500 पे 4% का एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे और जिंदा दिली जमा दिलों की धड़कन काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो हा हा हा। सो नाइस।
अच्छा, अब ये था कि भाई ग्रैंडफादरिंग वाला प्रोविजन था कि भाई एलटीसीजी जो है वो हमेशा से टैक्सेबल नहीं होता था शेयर्स पे, सिक्योरिटीज वगैरह पे। अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटी पे एलटीसीजी आपको मिलती थी वो एग्जेम्प्टेड होती थी, लेकिन फिर बीजेपी सरकार टैक्स पे टैक्स लगाती गई, इसको भी टैक्स के दायरे में लेके आ गई। तो 1/2/2018 से ये सब बदला। 1/2/2018 से ये सब बदला। 1/2/2018 से जब ये बदल गया तो बाद में क्या हो गया, तो इस पे भी टैक्स लगने लगा। अब टैक्स लगने लगा तो लोगों ने त्राहिमाम त्राहिमाम किया कि भाई हम इतने साल से इसको होल्ड करके इसलिए बैठे थे कि हमको था कि कभी भी बेचेंगे टैक्स तो लगेगा नहीं। तो फिर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोविजन निकाला। सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं, अभी सीधा सीधा प्रोविजन पे चलते हैं। प्रोविजन क्या है? सेल कंसिडरेशन तो जितना था वही आएगा। ऑल द जादू इज इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको क्या लेना है? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको क्या लेना है? आप दो स्टेप निकालोगे। पहले तो पहले स्टेप में आप क्या लिखोगे? कुछ याद है कि नहीं आप लोगों को? आपका पहले आप लिख लोगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की भाई मैंने खरीदा था 1.5 लाख में। स्टेप 2 में आप लिख लोगे एफएमवी एज ऑन 31/1/2018, यानी कि 1/2/18 से टैक्सेबल, उससे पहले वाली रात को क्या वैल्यू थी वो, या फिर आपका एक्चुअल जितने में बिका वो, या फिर जितने में आपका एक्चुअली बिका वो। स्टेप 2 में आप लेते हो विच एवर इज लोअर, लेकिन फाइनल आंसर में आप लेते हो ए और बी विच एवर इज हायर। स्टेप 2 में आप लेते हो विच एवर इज लोअर, लेकिन बाद में हम ले लेते हो विच एवर इज हायर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई? बताऊं थोड़ा सा कैसे करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर ऑफ ए और बी। ए में आप क्या लेते हो? बी में आप क्या लेते हो? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर ऑफ द फॉलोइंग में आप क्या ले लेते हो? एफएमवी एज ऑन 31/1/18, और सेकंड चीज क्या ले लेते हो? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। ठीक है, समझ रहे हो? तो मान लो कोई शेयर था $1,40,000। तो आप यहां पे सेल कंसिडरेशन लिखोगे 1,40,000। आप यहां पे सेल कंसिडरेशन लिखोगे 1,40,000। लेस आपको करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ए में आप लिखोगे 38,000। बी में आप लिखोगे लोअर ऑफ द फॉलोइंग, या तो एफएमवी जो कि था 50, या फिर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जो कि था 1,40,000। तो लोअर कौन सा था? और फिर आपको लेना है इन दोनों में से हायर, तो वो है 50,000। तो आपका आया 90,000। बात समझ में आ रही है? अगर दिस इज ऑल दैट यू हैव तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 112A का नियम क्या है? 1,00,000 से ऊपर वाले हिस्से पे 10% टैक्स लगता है। अगर इतना ही है तो कुछ नहीं। अगर आपके पास और भी ऐसी चीजें थी तो फिर 1,00,000 से ऊपर जो हुआ उस पर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस।
ये सब हम करवा दिया हूं। अब डिडक्शन जो है आप लोग पहले थोड़ा सा एक जो भी और नुकसान करवाना है करवा दीजिए, उसके बाद अपने तुम जाओगे नीचे आओगे, नीचे है सब कुछ नीचे।